हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 52। सभी लोग खुशी खुशी अपनी क्लास में बैठे बातें कर रहे थे। एक हफ्ते के टूर के बाद आज कॉलेज की रौनक लौट आई थी। क्लास में हंसी, बातें और पुरानी मस्ती फिर से लौट आई थी। थोड़ी ही देर बाद क्लास में प्रोफेसर आ गए। सभी ने थोड़ी शांति से लेक्चर अटेंड किया, लेकिन सबके चेहरों पर अभी भी मुस्कुराहट थी। लेक्चर खत्म होते ही ध्रुव ने कहा, चलो आज लाइब्रेरी चलते हैं, थोड़ा ग्रुप स्टडी करते हैं। सभी ने एक साथ हाँ कहा और लाइब्रेरी की ओर बढ़ गए। लाइब्रेरी में दाखिल होते ही सब अपने अपने कोनों में बैठकर किताबें निकालने लगे। ध्रुव और आरोही अपनी बुक्स खोलकर नोट्स में लगे थे। निकिता भी शांत होकर अपनी सीट पर बैठी पढ़ने में बिजी हो गई। बस कुणाल और तनीषा को छोड़कर दोनों के बीच किताबों से ज्यादा ही एक दूसरे की निगाहें चल रही थी। वो दोनों बस एक दूसरे को ताड़ रहे थे। कभी कुणाल हल्की सी स्माइल देता तो तनीषा अपनी आंखें घुमाकर उसे देखती, लेकिन होठों पर मुस्कान छिप नहीं पाती। ध्रुव, आरोही और निकिता तीनों ने ये नोटिस किया, लेकिन कुछ बोले नहीं। आरोही और निकिता ने बस मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपनी किताबों में बिजी हो गई। वहीं ध्रुव ने इन सबसे इरिटेट होकर पहले तो उन्हें चिढ़कर घूरा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वापस अपने में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद निकिता चेयर से खड़े होकर बोली, मैं एक बुक लेकर आती हूँ। आरोही ने बिना ऊपर देखे मुस्कुराकर हाँ कहा और फिर नोट्स में डूब गई। निकिता बुक शेल्फ की तरफ चली गई। लाइब्रेरी के उस शांत कोने में बस पन्ने पलटने और घड़ी की टिक टिक की आवाजें थी। वो बुक्स देख रही थी ध्यान से, लेकिन एक बुक थोड़ी ऊपर थी। उसने वो बुक उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ पहुंचा नहीं। एक बार, दो बार, हर बार वो नाकाम रही। थोड़ी झुंझलाहट में उसने आसपास कुछ ढूंढा जिस पर खड़े होकर बुक ले सके, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने खुद से हल्का सा बड़बड़ाते हुए कहा, उफ, इतनी ऊपर क्यों रख देते हैं ये लोग। उसने फिर से थोड़ा सा उछलकर बुक लेने की कोशिश की। तभी किसी ने पीछे से वो बुक निकालकर उसके सामने कर दी। निकिता ने राहत की सांस लेते हुए बुक ली और बिना ऊपर देखे ही बोली, थैंक यू। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखें फैल गईं और उसने हैरानी से कहा, तुम? उसकी आवाज थोड़ी तेज थी तो उसी वक्त उस लड़के ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अरे क्या कर रही हो? इतनी जोर से बोलता है कोई? ये लाइब्रेरी है। निकिता ने उसके हाथ को धीरे से हटाते हुए कहा, सॉरी, वो अचानक से मुंह से निकल गया। वैसे तुम यहाँ? तुम्हारी तो इस टाइम क्लास होती है ना? वो लड़का और कोई नहीं, करण था। करण मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही हल्की सी चमक थी जो हमेशा रहती थी जब वो निकिता से बात करता था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज हमारे लेक्चर के टीचर नहीं आए तो क्लास कैंसिल हो गई। निकिता ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ओह ओके, थैंक्स फॉर द हेल्प। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी करण ने उसे रोकते हुए कहा, अरे आप तो जा रही हैं, मैं तो आपसे ही मिलने आया था। पहले कैंटीन गया, आप वहां नहीं मिली तो लगा शायद लाइब्रेरी में होंगी। और देखो, सही सोचा मैंने, लेकिन अब आप बिना बात के ही जा रही हैं। निकिता उसकी तरफ पलटते हुए बोली, पहले तो ये आप करना बंद करो। अजीब लगता है, जैसे मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, जबकि हमारी एज ऑलमोस्ट सेम ही होगी। करण ने मुस्कुराकर उसके थोड़े करीब आकर धीरे से सवाल किया, अच्छा तो फिर क्या बुलाऊं? निकिता अपना एक कदम पीछे लेते हुए बोली, जैसे मैं तुम्हें बुलाती हूँ वैसे ही तुम भी मुझे तुम कहकर बुलाओ। और ये बताओ, मिलने आए थी मुझसे क्यों? करण ने उसकी आंखों में देखा। पल भर के लिए शब्द जैसे गले में अटक गए। उसने अटकते हुए कहने की कोशिश की, क्योंकि मैं आपको? निकिता ने उसे घूरकर देखा तो करण ने जल्दी से शब्द बदलते हुए कहा, मेरा मतलब, तुम टूर पर गई थी और उससे पहले एग्जाम्स थे, तो पिछले 1 महीने से तुमसे बात ही नहीं हो पाई थी। बस तुम्हें मिस कर रहा था। निकिता ने अपने हाथ क्रॉस करते हुए पूछा, और मैं ये जान सकती हूँ कि तुम मुझे मिस क्यों कर रहे थे? करण हल्के से मुस्कुराकर बोला, बस ऐसे ही, इतने दिन से बात नहीं हुई तो सोचा आज मिल लो। निकिता ने उसकी तरफ देखा। उसे एक नजर में वो सब कुछ था जो वो कभी शब्दों में नहीं कहती थी। उसकी आंखों में एक शांति थी, लेकिन कहीं गहराई में कुछ ऐसा भी था जो वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर उसने हल्के से पूछा, तो अब मिल लिए? करण ने पहले ना में सिर हिलाया, फिर तुरंत हड़बड़ाकर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ, मिल लिया। अब चलता हूँ, बाद में मिलते हैं जल्दी ही आपसे। मतलब तुमसे। इतना कहकर वो झट से निकल गया। निकिता ने उसे जाते देखा। उसकी हड़बड़ाहट पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए धीरे से बड़बड़ाई, पागल। पर तभी उसकी मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई और उसके फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। उसने अब अपनी पकड़ बुक पर कसी और कदम वापस टेबल की ओर बढ़ा दिए। निकिता के दिमाग में करण का बिहेवियर और उसकी बातें ही घूम रही थी जो उसको परेशान कर रही थी। उसने खुद से ही कहा, आई होप करण, मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा कुछ भी ना हो, क्योंकि मुझसे किसी का दिल तोड़ा नहीं जाएगा
और मैं अपनी लाइफ में किसी को भी जगह नहीं दे पाऊंगी। मेरी लाइफ में बहुत ही कम लोग हैं। मैंने अपना सब कुछ पहले ही खो दिया है। अब मेरा इस दुनिया में जो कोई भी है वो आरोही, मेरे बाकी फ्रेंड्स और आरोही की फैमिली ही है। उसके कदम थोड़ी देर को रुक गए। उसने बुक को जरा कसकर पकड़ लिया और नाम में सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं अपनी लाइफ में और किसी को भी जगह नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं किसी से भी ज्यादा अटैच होकर उसे खो नहीं सकती। इतनी हिम्मत अब मुझ में बची ही नहीं है। मैं अकेले ही ठीक हूँ। कम से कम अभी तो मैं सिर्फ अपने लिए जी रही हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी से प्यार हो गया तो मैं उसके लिए जीने लगूंगी। और अगर वो भी मुझे अपनी आदत बनाकर छोड़ गया तो नहीं, मुझसे इतनी हिम्मत नहीं होगी। नहीं, मैं अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं आने दूंगी। अब तक उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने जल्दी से सिर नीचे झुकाकर अपनी उंगलियों से वो आंसू पोंछ डाले और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए दोस्तों के पास जाकर बैठ गई। निकिता के बैठते ही आरोही ने उसकी तरफ देखकर सवाल किया, क्या हुआ निकी, तुझे इतना टाइम क्यों लग गया? निकिता बिना उसकी तरफ देखे हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वो एक बुक ऊपर की शेल्फ में थी तो मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही थी, बस वही उठाने में थोड़ा टाइम लग गया। आरोही उसे ध्यान से देख रही थी। निकिता का बिना आंखें मिलाए जवाब देना उसे खटक गया। वो समझ गई कुछ तो बात है जो निकी बताना नहीं चाहती। उसने तय किया बाद में अकेले में पूछेगी, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वहीं मनाली के एक छोटे से घर में एक लड़की अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथों में एक पुरानी फोटो थी। वो उसे बार बार सहला रही थी, जैसे उसमें उसकी जिंदगी का कोई खास हिस्सा कैद हो। वो धीरे से बोली, मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी। आपको सब पता चल गया था, फिर भी आपने मुझे नहीं रोका। आप नहीं आए मुझसे मिलने, और तो और आपने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। उसकी आवाज कांप गई और आंखों से आंसू निकलकर फोटो पर गिर पड़े। वो आंसू पोंछते हुए बोली, अभी कुछ दिन पहले मैंने आरोही को देखा तो दिल में एक उम्मीद फिर से जगने लगी है कि शायद अब तो आप आओगे ना। वो चुप हो गई। बस उसकी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वही उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिन्हें फिर से साफ कर उसने कहा, मुझे पता है, मैं ही आपको बिना बताए यहाँ आ गई थी, पर क्या करती, वहाँ रुकना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलने जैसा हो गया था मेरे लिए। इसीलिए मुझे आपसे दूर जाना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और चोट नहीं पहुँचने दे सकती थी। जिस वक्त मुझे आपके भरोसे और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने ना मुझ पर भरोसा किया, ना मेरा साथ दिया। खुद को बेगुनाह साबित करने के बाद भी आप एक बार मुझसे मिलने तक नहीं आए, मुझसे बात तक करने की कोशिश नहीं की आपने। आपकी इतनी इग्नोरेंस के बाद भी मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन सब बेकार रहा। उस दिन मैंने बहुत इंतजार किया था आपका, लेकिन आप नहीं आए। उसके होठों पर अब एक कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई और वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोली, पहले मुझे लगता था आप भी मुझसे प्यार करते हैं, कभी कहा नहीं, पर आपके बिहेवियर से साफ झलकता था। जब मैं ऑफिस में देर तक रुकती, आप भी वर्क के बहाने वहीं रुक जाते थे। जब मैं किसी और से मुस्कुराकर बात करती तो आप चिढ़ जाया करते थे। इन सब बातों से मुझे लगा था शायद आप भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करते हैं जैसा मैं करती हूँ। लेकिन जब आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया और मेरे खुद को बेगुनाह साबित कर लेने के बाद भी आपने मुझसे बात नहीं की, तब समझ आया शायद मैं ही गलत थी, शायद वो सब सिर्फ मेरा वहम था। उसने फोटो को अपने सीने से लगाते हुए धीरे से कहा, मैं वहां से ये सोचकर आई थी कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, पर मनाली में जब मैंने आरोही को देखा तो दिल के किसी कोने में दबा हुआ एहसास फिर से जिंदा हो गया। अब एक उम्मीद है कि शायद इस बार आप लौट आएंगे मेरे पास, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज इस बार मेरी होप मत तोड़ना। आई प्रॉमिस, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो बस इतना कह दिए ना कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस इतना ही सुन लूंगी तो सब भूलकर हमेशा के लिए आपके पास लौट आऊंगी। आपको मुझसे माफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वादा रहा अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ आपकी बनकर रहूंगी। आप ही मेरी पूरी दुनिया होंगे। इतना कहकर वो चुपचाप बेड पर लेट गई। आंखें बंद करते ही सारे लम्हे एक एक कर सामने आने लगे और फिर आंसू उसके तकिए को भिंगाने लगे। वो लड़की और कोई नहीं, वही थी जिससे उस दिन ध्रुव टकराया था और जिसे देखकर आरोही ने पूछा था, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? उसका नाम था कृति। इधर मुंबई में लाइब्रेरी से सभी लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए चले गए और अपनी सभी क्लासेस अटेंड कर लेने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। आरोही अपने रूम में बेचैनी से टहल रही थी।
उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि कुछ तो है जो उसे अंदर से परेशान कर रहा है। वो बार बार एक ही जगह पर रुककर गहरी सांस लेती, फिर दोबारा कदम बढ़ा देती, जैसे खुद से ही कोई जवाब तलाश रही हो। तभी सोनाक्षी जी कमरे में आई। उन्होंने आरोही को इस तरह बेचैन होकर इधर उधर टहलते देखा तो थोड़ा चिंतित होकर बोली, आरू, क्या हुआ बच्चा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आवाज सुनते ही आरोही ठिठक गई। वो पलटी और जैसे ही अपनी माँ को देखा, उसकी आंखें भर आईं। बिना कुछ कहे वो दौड़कर उनके गले लगते हुए बोली, मम्मा, वो निकी निकी। बस इतना ही निकला उसके मुंह से और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।